चलिए आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर आप पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किए हैं तो ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे पहचाना जाता है पास्ट इंडेफिनिट चीज क्या है, मतलब क्या कैसा टेंस है। तो देखिए सबसे जरूरी चीज इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब। आपको इसका हेल्पिंग वर्ब पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, सबसे पहले चलिए इसको ही देख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड का यूज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो डिड है इसी के माध्यम से हम जो है बता पाते हैं कि ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम डिड का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यही इसकी पहचान है। ठीक, और दूसरी चीज मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ। आपको प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जा चुका है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाना बाकी है। तो समझते हैं प्रेजेंट। मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप इसको पहचानिए कौन सा टेंस है। मोहन गोज टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, आपके सामने एक टेंस है। ठीक, इसको आपको पहचानना है, ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया था वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। कौन सा, जैसे एक बेस फॉर्म से सारी चीजें मिलकर बना होता है। अगर हम गो की बेस फॉर्म की बात करूं तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, गो बनता है। ठीक है, इसके फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है वर्ब बन जाता है, गोज बन जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम सेकंड वर्ब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी थर्ड वर्ब की बात किया जाए, थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा जी, गॉन हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट वर्ब फॉर्म है जिसमें हम वर्ब के बेस फॉर्म में जी, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। जैसे गो के अगर बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, टोटली 5 फॉर्म होते हैं और इसका अलग अलग यूसेज है। ठीक है, क्या यूज है, ठीक, इसको हम इन दोनों को, ये जो पहला दो है इसको हम इन दोनों को कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब भी आपको पहला फॉर्म V1 मिले या B1 में यस या ईएस जोड़ा हुआ मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं गो में यस या ईएस जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे में अगर कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो आप उसको तुरंत समझ जाइए ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिले तो आप क्या समझना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कभी भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। ठीक, अभी मैं बताता हूँ किस हेल्पिंग वर्ब का कहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ मिले तो आपको तुरंत पहचान जाना ये कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आया कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टेंस पहचानने के तरीके मिल चुके हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है या यस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी चीज, अगर सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर बेस फॉर्म में या जिसका 99% वर्ब जो है बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में अगर ये आईएनजी जुड़ा हुआ मिले तो आपको कौन सा टेंस पहचान लेना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो ये भी इसकी पहचान है। ठीक, अगर मैं आपसे यही पे बोल दूं सर इसको आप किसमें किसमें चेंज करिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करिए, तो आप तुरंत बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या चीजें होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो तुरंत अगर इसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है
तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और किसका यूज करेंगे, ठीक है, वेंट का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तुरंत आप इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, समझते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैं फर्स्ट फॉर्म लिखूं या यस या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दूं तो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे ही सेकंड हुआ तो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। आगे समझते हैं। ठीक है, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर कभी भी अगर कभी भी ये तो दो चीजें होता है, या तो डिड होता है या तो सेकंड फॉर्म, इसमें से कोई एक चीज होता है। अब हमें ये समझना है, यहाँ पे नोट बना के लिखना है, ठीक है, कि डिड कहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें तो डिड आया नहीं है, तो डिड कहाँ पे यूज करेंगे। मैंने बोला दो चीज यूज होता है, या तो सेकंड फॉर्म यूज होगा या डिड यूज होगा, दोनों में से एक चीज यूज हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो डिड कहाँ पे यूज किया जाता है, डिड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक तो निगेटिव सेंटेंस में, एक हमारे पास निगेटिव सेंटेंस हो तब यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास क्या चीज हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब हम यूज कर सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से लिखते चलिएगा आप लोग और समझते चलिए। ठीक है, एक हमारे पास निगेटिव सेंटेंसेस हो और हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तब हम किसका यूज कर पाएंगे, ठीक है, डिड का यूज करेंगे। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज किया जाता है, अगर ये दोनों ना हो तो कौन सा सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा जिसको हम बोल पाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो या पॉजिटिव सेंटेंसेज हो, अफर्मेटिव ही पॉजिटिव होता है, तो उसमें हम डिड का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, इसका हम निगेटिव फॉर्मेट बनाते हैं। इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन अपने बहन के साथ बाजार जो है कहाँ पे गया, मंदिर गया। मोहन अपने बहन के साथ मंदिर गया, ये कौन सा टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, अफर्मेटिव वाला है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अब हमें निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव कैसे बनाया जाएगा, निगेटिव हमें डिड यूज करना है। जब डिड यूज करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये बातें आपको याद रखना है। तो इसका हमें क्या बनाना है, निगेटिव फॉर्म बनाना है। तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, डिड का यूज किया जाएगा। अब जब हम डिड यूज करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गो, मोहन डिड। अब चूंकि निगेटिव बनाना है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, मोहन डिड नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अफर्मेट निगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा जी निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे समझते हैं, इसका मतलब मोहन अपने बहन के साथ मंदिर क्यों नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हिंदी अनुवाद। इसको अपन क्या करते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म में उससे पूछें या शॉर्ट में पूछें। शॉर्ट में क्या होता है, जिसका रिप्लाई यस या नो में हो सकता है। लॉन्ग में क्या होता है, जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो शॉर्ट में जिसका रिप्लाई यस या नो में हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जिसका रिप्लाई बहुत ही लंबा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। तो समझते हैं, सबसे पहले हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन के दो सेंटेंस लिखेंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। तो समझते हैं हमें क्लोज इंडेड को कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्लोज इंडेड का क्वेश्चन अगर हिंदी बोला जाए तो कैसे बनेगा, क्या मोहन अपने क्या मोहन अपने बहन के साथ बाजार मंदिर नहीं गया, क्या मोहन अपने बहन के साथ मंदिर नहीं गया। तो कैसे बनाएंगे, डिड को, इसी डिड को उठा के हम इसके आगे रख देंगे मोहन के। तो डिड मोहन, डिड मोहन गो टू टेम्पल, डिड मोहन गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या मोहन अपने बहन के साथ बाजार गया, ठीक है ये है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। ये किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंडेड में आ जाएगा, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे एक और क्वेश्चन जो इसका निगेटिव फॉर्मेट है, कैसे बनाया जाएगा, कुछ नहीं, इसी डिड को उठा के यहाँ पे रखेंगे और नॉट को लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, निगेटिव बनाना है तो इसका कैसे बन जाएगा, सेम चीज, बस निगेटिव को नहीं हटाना, नॉट को नहीं हटाना है। तो डिड मोहन नॉट, डिड, डिड पहले आ जाएगा, मोहन नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर, तो सेम चीज है, डिड मोहन नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। तो ये भी किस में चला जाएगा जी, ये भी क्लोज इंडेड में चला जाएगा, बस ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला, ये बात याद रखना। अब आगे समझते हैं, अगला जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो ओपन इंडेड होगा, मतलब जिसका रिप्लाई हमें लॉन्ग टर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझते हैं, मोहन बाजार क्यों नहीं गया, तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं पहले इसको समझ लिया जाए। जैसे जिसमें हम वाई का यूज किए करें, जिस सेंटेंस में हम पूछे क्यों गया, क्यों मोहन बाजार गया, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, क्यों गया, हाउ कैसे गया, ठीक है, व्हेन कब गया, ठीक है, वेयर कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या यूज हो सकता है, वाई, व्हेन, व्हाट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो सकता है, ये सारी चीजें डब्ल्यू टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब अभी हम सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करते हैं तो किसमें इंट्रोगेटिव तो होगा ही, और इंट्रोगेटिव के जो दो पार्ट होते हैं, एक क्लोज इंडेड होता है, एक ओपन इंडेड होता है, तो ओपन इंडेड क्वेश्चन में चला जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव बनाना है तो इसके पहले वाई लगा दीजिए, अगर क्यों से पूछना है, अगर निगेटिव बनाना है तो इसके पहले वाई लगा दीजिए, यही आपका सेंटेंस यहाँ पे उतारा जाने वाला है। तो समझते हैं, वाई इसके सामने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डिड मोहन गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, मोहन अपने बहन के साथ मार क्या बोलते हैं, टेम्पल मंदिर क्यों गया, मोहन अपने बहन के साथ मंदिर क्यों गया। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ओपन इंडेड में। ओपन क्यों हो गया है, क्योंकि आप जो है उससे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, मतलब जिसका रिप्लाई बहुत लॉन्ग है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव के लिए निगेटिव वाले सेंटेंस में वाई लगा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डिड मोहन नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस, दो, तीन, चार, पांच और छह, इस तरीके से हम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टोटल 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ऊपर दो जो है, एक अफर्मेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, जिसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चार ऐसे सेंटेंस हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक का रिप्लाई यस या नहीं में हो सकता है, यस या नो में हो सकता है, दूसरे का रिप्लाई आप क्वेश्चन वर्ड से कर सकते हैं। तो जो पहला दो सेंटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंडेड सेंटेंस बोला जाएगा, और दूसरा जो है ओपन इंडेड सेंटेंस बोला जाएगा। क्लोज इंडेड क्यों, आपने तुरंत रिप्लाई किया और क्लोज हो गए, ओपन क्यों, आपको पूरा ओपन होकर उसका रिप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए।
ठीक है। अगर मैं आपसे यहीं पे बोल दूं कि आपको क्या करना है, इन सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी सेंटेंसेस के टाइप हैं, उसका क्या करना है आपको, उसका आपको जो है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए ये क्या चीज है, ये मोहन क्या चीज है, मोहन एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मोहन क्या चीज है, मोहन एक सब्जेक्ट है। वेंट, वेंट क्या चीज है, वर्ब है। कैसे पता चला, जाना कि जो कोई काम किया जाता है, जाना, खाना, गाना, ठीक, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या हैं, ठीक, ये वर्ब होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका है। ठीक है, जैसे समझिए, मेन वर्ब क्या होता है, बी के जितने भी फॉर्म होते हैं सब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ठीक है, डू के जितने भी फॉर्म होते हैं हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हैव के जितने भी फॉर्म होते हैं हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। क्या ये सर ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नहीं जनाब, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम 90% केसेस में ये किस में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, इसके कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, इसको मैं पहले वीडियो में बताया था। क्या फॉर्म हो सकता है, इज, आर, एम। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, वाज, वेयर, फिर बी, बीइंग। ये क्या हो सकता है, बीइंग हो सकता है। ठीक, ये सारे किस में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। डू में क्या हो सकता है, डू, डज, डिड, और डन, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पे डन जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। बीइंग जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करते। ये सारी चीजें मैं एक दिन क्लास लूंगा, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। हैव देखिए, हैज, हैव, हैड, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब भी इस टाइप का कुछ भी आपको दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी चीज, कभी भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब के नहीं हो सकता है। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं हो सकता है जनाब। अगर सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब होना जरूरी है। क्या हेल्पिंग वर्ब का होना भी जरूरी है, नहीं जनाब। ये डिपेंड करता है अगर सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तभी हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, डू या डज का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि सेंटेंस कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, मेन वर्ब उसमें होना जरूरी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या जरूरी है, नहीं। जैसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहीं, नहीं है जनाब। और ये सारे क्या हो जाएंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट मैं डिटेल में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सारे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स का होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम डिटेल में बात आगे करेंगे। समझते हैं इसमें, ये क्या चीज है, मोहन सब्जेक्ट है। और देखिए मेन वर्ब, सबसे पहले आप मेन वर्ब देखिए, क्योंकि मेन वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा। मेन वर्ब कहाँ पे है, गो है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गो है। इसके अलावा जो इसका फॉर्म यूज किया जाता है, मैंने बताया था, डू के जितने फॉर्म होते हैं, बी के जितने फॉर्म होते हैं, हैव के जितने फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब अगर आपने ढूंढ लिया, इसके अलावा इसके जितने फॉर्म लिखे होंगे सब क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। मतलब डिड क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट मोहन, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है, आगे चल के सीखेंगे नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ये इसके आगे क्या लिखा है जी, इसके आगे ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए, ये सब्जेक्ट रहा, ये गो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखिए जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके जितने फॉर्म है, डू, डज, डिड, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। हैज, हैव, हैड, ये क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ठीक, आगे समझते हैं, ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, ये मोहन क्या है, मोहन एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का मेन वर्ब यहाँ पे है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, जो बच जाए, इन तीनों का फॉर्म होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू के बाद इधर ये सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसमें समझते हैं, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब कहाँ पे है सब्जेक्ट का, वो है मेन वर्ब। मोहन जाने का काम करता है। ठीक, इसके ऊपर कोई एक्टिविटीज होता है या ये एक कोई एक्टिविटीज करे तो वही क्या होता है, एक वर्ब होता है। मोहन जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मोहन जा रहा है। तो जाना क्या हो जाएगा, एक मेन वर्ब हो जाएगा। इसका मेन काम है ये। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, डिड क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म है डिड, डू का फॉर्म है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और टू के बाद जो भी चीजें लिखा है ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अब इसको समझते हैं, सब्जेक्ट, ये मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है। इसका मेन वर्ब कहाँ पे है, इसका मेन वर्ब यहाँ पे है जी। ठीक है, अब समझते हैं, क्या ये इंट्रोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया गया है। डिड क्या बन जाएगा, ठीक है, डिड बन जाएगा जी, आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, वाई, व्हाट, ठीक है, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, विच, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं जी, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद टू के बाद क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हैं। बहुत बार हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया जाता है, यहीं पे आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज है। बहुत ज्यादा नहीं देखना है सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट अगर आप पहचान ले गए, इसके अलावा जो भी बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट अगर आप पहचान ले गए, इसके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में क्या चीज होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हो सकते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट है, और ये जो बच रहा है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। मतलब प्रेडिकेट में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको हर एक सेंटेंसेस में आपको क्या नजर आएगा, मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूर नजर आएगा। तो कभी भी सेंटेंस को पहचानना हो तो आपको क्या ढूंढना पड़ता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। जितना सब्जेक्ट और जितना मेन वर्ब है उतना ही आपका सेंटेंस बनेगा। अगर सब्जेक्ट दो है, अगर मेन वर्ब एक है, तब भी काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे, सब चूंकि हर एक, अगर एक मेन वर्ब है तो एक सेंटेंस है, दो मेन वर्ब है तो दो सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब है, और यहाँ पे भी मेन वर्ब है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी मेन वर्ब है। तो बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बन सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं नजर आ रहा होगा, डू, डज, डिड, ये सारी चीजें पहले सेंटेंस में नहीं नजर आ रही हैं। ठीक है, भले से दूसरे से लेके आगे वाले सेंटेंस में हो, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है, मेन वर्ब जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए, अब हमें ये सीखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। अगर आप इस इन सारी चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे तो स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, देखिए, सबसे पहले होता है, पहला जो दो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। ठीक, सॉरी, अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अगला जो चार सेंटेंस था उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस लिखा जाए, असर्टिव सेंटेंस।
ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नंबर 1 वाला और एक नंबर 2 वाला। मैं नंबरिंग किया था यहाँ पे नंबर 1 to 6। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला। पहले वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। और दूसरे वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, दूसरे वाले सेंटेंस को निगेटिव बोला जाता है। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव, पहला अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि नॉट यूज किया गया था। आगे समझते इसका स्ट्रक्चर क्या था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफर्मेटिव में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगा। अगर डिड नहीं आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में आता है। इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहली चीज, उदाहरण के तौर पे मैं दे देता हूँ। पहला सेंटेंस क्या था उदाहरण में, ठीक, मोहन वेंट टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ये पहला सेंटेंस था। तो देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, और बाकी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसका समझते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, दूसरा वाला सेंटेंस। तो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हमेशा डिड का यूज किया जाता है, बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं यहाँ पे डिड का यूज करते हैं, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के बिना तो काम ही नहीं चलता है। और ये मेन वर्ब या तो डिड का यूज करेंगे या सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर डिड यूज हो गया सेकेंड फॉर्म नहीं किया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो समझिए बहुत ध्यान से। इसका अगर उदाहरण लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मोहन डिड नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। मोहन डिड नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ये दोनों सेंटेंस आप उतारिए, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें जरूरी हो जाता है कि आप यहाँ पे क्या लगाएं, नॉट लगाएं। इसको भूलिएगा मत, ये कंपलसरी है। ये क्या है, जरूरी है। मैं छूट छोड़ दिया था, ठीक है, भूल गया था, तो वहां पे डिड नॉट लगाना जरूरी है। अब इसके बाद हमें सीखना है, इसको उतार लीजिए। चलिए समझते हैं। अगला है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का होता है, एक तो तीसरा वाला, एक चौथा वाला। एक तीसरा वाला सेंटेंस, एक चौथा वाला, एक पांचवा वाला और एक छठा वाला। ठीक है, जो तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड सेंटेंस, क्लोज इंडेड सेंटेंस। और जो पांचवा और छठवां था उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड सेंटेंस। ठीक है, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखिए क्लोज इंडेड सेंटेंस में क्या होता है जी, क्लोज इंडेड सेंटेंस में आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
ठीक है। तो क्वेश्चन भी दो टाइप्स का, यस नो टाइप्स का हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड टाइप का हो सकता है। ये क्या होता है, इसको हम यस नो टाइप भी बोल सकते हैं, यस नो टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है, ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो समझते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसके बाद क्या यूज किया जाता है, सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब आता है। और वो भी मेन वर्ब कैसा होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। या तो डिड यूज करेंगे या सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं यूज हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद क्या हो सकता है जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट बच रहा है। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस लिखना हो तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, डिड मोहन go to temple with his sister। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। अगर इसी का चौथा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, डिड मोहन नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये दो सेंटेंस हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, और बाकी जो बच रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही डिड है, सब्जेक्ट है, अगर नॉट है तो यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे समझते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसी यही स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता है, डिड रहता है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। अगर नॉट यूज है तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो मेन वर्ब लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर डिड यूज है तो सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसमें हमें उदाहरण देना है तो पांचवा और छठवां सेंटेंस क्या था, पहला पांचवा वाला क्वेश्चन वर्ड, व्हाई डिड मोहन गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ठीक है, और छठवां सेंटेंस क्या था, व्हाई डिड मोहन नॉट गो टू टेम्पल विथ हिज सिस्टर। ये सभी सेंटेंसेस हैं। जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर बन सकते थे, मैंने आपको यहाँ पे टोटली डिटेल में बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, ये मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे गो मेन वर्ब हो जाएगा, ये सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे डिड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर फॉर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब हो जाएगा, और बाकी सब क्या बच जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें सारी चीजों को पहचानने का एक कीवर्ड होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या कीवर्ड था। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी। पहला क्या चीज था, टू मेंशन रूटीन एंड हैबिट, टू मेंशन रूटीन एंड हैबिट। ठीक है, ये सारे, टू मेंशन रूटीन एक्शन एंड हैबिट। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे थे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑप्शन, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेजनली। ठीक है,
अब इसके बाद ये तो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे। निगेटिव वाले क्या थे? नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली। ठीक, ये निगेटिव वाले हो जाएंगे। एक टाइम वर्ड आता है जिसको सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है, एडवांस वर्जन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं टाइम वर्ड क्या था। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी, ठीक, एवरी आफ्टरनून, डे इन एंड डे आउट। समझ में आया कि डे इन एंड डे आउट। ठीक है, ये सारे किस में आ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे थे। इसके कीवर्ड थे। जहां पे भी आपको जितना मैंने अभी वर्ड बोला है, उस कीवर्ड को आप अगर सेंटेंस में देखते हैं, तुरंत उसको किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। उसका क्या पोजीशन, हर एक वर्ड का अलग अलग पोजीशन होता है। उस पोजीशन को हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, जब हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टेंस को जब दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो हर एक वर्ड का पोजीशन सीखा जाएगा। ठीक है, अभी तो बेसिक सीखना है। देखिए इसमें कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, इसमें होता है पहला, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में जिक्र किया होता है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कि इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में रखना है? इसका क्या पहचान है? इसमें पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में जिक्र किया होता है। ठीक है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम कुछ कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो घटना हुई है, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? बहुत पहले हुई है। ठीक है, कुछ समय पहले हुई है, किसी पास्ट स्पेसिफिक समय पर हुई है। ठीक है, देखिए क्या क्या वर्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक, ठीक है, और लास्ट वीक हो जाएगा, एगो हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसी के साथ साथ इसमें कुछ चीजों के बारे में जिक्र किया होता है, जैसे डेट, पिछला डेट मेंशन हो, डे मेंशन हो, किस दिन ये घटना हुई थी, किस डेट को हुई थी। ठीक है, टाइम मेंशन हो, किस समय हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद मंथ मेंशन हो कि किस महीने में हुई थी, या ईयर मेंशन हो कि किस वर्ष ये घटना हुई थी। ठीक है, ये सारे ईटीसी, ये सारे आप क्या दिखाएंगे? पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताएंगे कि पिछली रात को ये चीज हुआ था। पास्ट, लास्ट नाइट पिछली रात को हुआ था, पिछली शाम को हुआ था, तुरंत आप समझ जाएंगे उस शाम की बात चल रही है जो इसके पहले बीत चुका है। पिछली मॉर्निंग को हुआ था, पिछले हफ्ते में ये चीज हुआ था। ठीक है, एगो, ठीक है, एगो मतलब पहले हुआ था, ये भी पहले चला गया है। ठीक है, ये भी यस्टरडे हो जाएगा। डे हो, किसी का डेट हो, समझते हैं इस चीज को टाइम लाइन के माध्यम से। जैसे समझिए हमारे पास टाइम लाइन है। टाइम लाइन क्या होता है? जिसपे हम समय के बारे में जानकारी रख सकते हैं, इसकी, इस पर हम समझ और समझा सकते हैं। यहाँ पर समझते हैं ये क्या चीज है। जो इस टाइम पे चीजें चल रही हैं, आप लाइव लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें प्रेजेंट में हो जाएगा। इसके पहले जो भी चीज बीत चुका है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको 6 सेंटेंस बताया था, वो किसमें चला जाएगा? कुछ समय पहले मैंने बताया था। एक क्षण भी अगर समय बीत जाए तो पास्ट में चला जाता है। जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, वो प्रेजेंट में हो जाएगा। और इसके बाद जो अभी होने वाला है वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, वैसे फ्यूचर को कोई टेंस नहीं माना जाता है। टेंस हमारे पास बेसिकली दो ही होते हैं, लेकिन फ्यूचर को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर को क्यों नहीं माना जाता है? अभी हमें नहीं पता कि अगले क्षण क्या हो जाए। ठीक है, उसके बारे में जी हमें नहीं पता है, इसके लिए हम श्योर नहीं है। तो जिस चीज के लेकर हम श्योर ही नहीं है, उसको हम कैसे टेंस मान सकते हैं? इसीलिए क्या किया जाता है, इन दोनों को टेंस माना जाता है। लेकिन सुविधा के लिए हम तीनों को टेंस मानकर चलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बीता हुआ, इसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज आज से, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुआ हो, जिसके बारे में आपको पता हो, वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी डेट को स्टार्ट किया होगा। ठीक है,
किसी ईयर में स्टार्ट किया होगा, किसी मंथ में स्टार्ट किया होगा, तो ये किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे सुभाष, जैसे दांडी यात्रा चली थी, तो दांडी यात्रा किसमें चली थी, नमक आंदोलन वाला, ये भी पास्ट स्पेसिफिक टाइम में हुई थी। जैसे मैं बोल सकता हूँ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, ठीक है, भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक, ये क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अभी जस्ट 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, 7 बजे बीत चुका है, अभी तो भैया 8 बजने वाला होगा, तो 7 बजे जो बीत चुका है वो किस में चला जाएगा, ठीक है, चूंकि टाइम है ना 7 बजे, और पिछला हुआ टाइम है, बीता हुआ टाइम है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपको कल जो है यस्टरडे, मैंने आपको कल पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, तो ये समय बीत चुका है कल में, यस्टरडे वाला, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो ये सारे किस में लिखे जाते हैं, ठीक है। पिछले वीक मैंने मैथ्स के क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो पिछले वीक स्टार्ट किए थे, किसमें चला जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में चला जाएगा। तो जब भी इन चीजों का जिक्र हो, इन कीवर्ड का यूज किया गया हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसमें लिखा जाएगा ये टेंस, ये सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आगे समझते हैं और क्या चीजें होता है इसमें। इसमें हम हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जिक्र करते हैं, इसमें हम हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है। ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे इवेंट, ऐसी घटना जो बीत चुका हो और जो हमारी हिस्ट्री बन चुका हो, क्योंकि जो बीता है वही तो हिस्ट्री होता है। तो ऐसी घटनाएं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, ये घटनाएं होती हैं, आप पढ़कर तुरंत समझ जाएंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है, ये सारे किसमें चले जाएंगे, हिस्टोरिकल इवेंट में। और जिसमें स्पेसिफिक टाइम का जिक्र हो, ठीक है, ये सारे किसमें चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए समझते हैं इसका कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम कैसे इसको चेंज करेंगे। जैसे दे हैव, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। दे हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, सॉरी their project, they have submitted their project लास्ट लास्ट या यस्टरडे लिख लेते हैं, they have submitted their project yesterday। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई आई हैव पेड, आई हैव पेड, आई हैव पेड बिल लास्ट मॉर्निंग, आई हैव पेड बिल लास्ट मॉर्निंग। आगे क्या हो सकता है, ठीक है, आई हैव पेड बिल लास्ट मॉर्निंग। मोहन मोहन है मेट मी, मोहन हैव मेट मी लास्ट इवनिंग। चौथा क्या हो सकता है, वी हैव, या ही हैज कम कम टू स्कूल, ही हैज कम, कैसे लिखते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल एट 8:30। ठीक है, आगे समझते हैं। गांधी जी या इंडिया,
इंडिया हैव गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस। आगे लिखते हैं गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी हैज लॉन्च्ड सत्याग्रह, गांधी जी हैज लॉन्च्ड सत्याग्रह आंदोलन। नहीं, सत्याग्रह लिखते हैं, सत्याग्रह। गांधी जी हैज लॉन्च्ड सत्याग्रह। ठीक है, आपके पास इतने सेंटेंसेस हैं, आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, इसमें एरर ढूंढना है, और एरर ढूंढने के साथ साथ इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो चलिए समझते हैं इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं इस सेंटेंसेस को। देखिए, इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, उसी कीवर्ड के माध्यम से आपको पहचानना होता है। देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें एक यस्टरडे कीवर्ड है। यस्टरडे मतलब बीत चुका है, किसी पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पास्ट है। अगर यस्टरडे की बात करेंगे तो इस समय की बात हो रही है, बीती हुए समय की बात हो रही है, तो इसको हमें किस में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। तो हैव को हटाएंगे, क्योंकि ये किसमें है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैव को हटाएंगे, सबमिटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, अब ये सही हो जाएगा। आगे समझते हैं, हमने लास्ट मॉर्निंग को बिजली बिल पे कर दी थी, तो इसका मतलब क्या, लास्ट मॉर्निंग, पिछले बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, पे पेड पेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे समझते हैं, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग क्या है, एक बीता हुआ समय है। ठीक है, मैंने आपको कीवर्ड में बताया था, यस्टरडे, लास्ट लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, कोई भी टाइम दिया हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो। ठीक है, आगे समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको किसमें रखेंगे, इसको किसमें रखा जाएगा, ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। मीट मेट मेट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे समझते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल एट 8:30, उसने जो है ना 8:30 पे, मतलब 8:30 स्कूल गया, मतलब वो जा चुका है स्कूल। ठीक है, अब जाने का जो काम हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम पर हुआ है। ये क्या आपको बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। जब अभी हम स्पेसिफिक टाइम की जिक्र करेंगे, तो इसको हमें किसमें रखना पड़ेगा, गो वेंट गॉन। ठीक है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये देखिए थर्ड फॉर्म है, गो वेंट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेंट लिखना पड़ेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको समझते हैं, इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया ने स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो जो भारत है उसको स्वतंत्र हुए एक स्पेसिफिक टाइम पर हुआ होगा, भारत स्वतंत्र एक स्पेसिफिक टाइम 1947 में हुआ है, इसीलिए ये हिस्टोरिकल इवेंट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये हिस्टोरिकल इवेंट में आ जाएगा, हिस्टोरिकल इवेंट। जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट की जिक्र करेंगे, तो उसको उसको किस में रखा जाएगा, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको हटाएंगे, गेट गॉट, गॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको समझते हैं, गांधी जी हैज लॉन्च्ड द सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह जो लॉन्च किया था, ये भी एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना है, ये भी ऐतिहासिक घटना है, और ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। तो जब भी ऐतिहासिक घटना हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो इसको हम किस में यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किन सेंटेंसेस को हमें चेंज करना पड़ता है, और हम कैसे चेंज करते हैं, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कहाँ पे कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, क्या मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए जरूरी होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब भी किसी सेंटेंस के लिए जरूरी होता है, ये सारी चीजें हमने सीख लिया। अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं
तो किस टाइप के सेंटेंसेज में हम लगा सकते हैं। सेंटेंसेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और किसी भी सेंटेंसेज, किसी भी टेंस के। ये सारी चीजों को हमने अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा परिश्रम करना है घर पे जाके, ठीक है। सारी चीजों को जितना पिछला लेक्चर बताएगा उसको रिवाइज कर लीजिए और इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।